नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। देखिए, राजस्थान में पिछले 2-4 दिनों से जो माहौल बना हुआ है, खासकर प्रशासन और सरकार के बीच, और इस माहौल की कहानी शुरुआत होती है अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, यानी ठिकाना हाई सिक्योरिटी जेल। और वहां पर जो कहानी गढ़ी गई, वहां हुआ कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या। वो डकैत जिसके लिए कहा जाता है कि पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई, हर बार उसने सरेंडर किया, वजह जो भी हो, और 4 बार उसने सरेंडर किया। हाई सिक्योरिटी जेल में उसे धौलपुर से मार्च 2026 में ही शिफ्ट किया गया। वो कुख्यात डकैत जिसको लेकर 3 राज्यों की पुलिस हमेशा पुलिस के लिए वो चर्चाओं में रहता था, लेकिन अचानक से फिर 3 दिन 4 दिन पहले उसका कत्ल कर दिया जाता है। बहुत बड़ा सवाल, कई चीजें इसमें सामने आई कि क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह हो सकती है। जिस व्यक्ति ने उसका कत्ल किया उसकी कदकाठी पर भी बातचीत होती है, उसकी हिस्ट्री पर भी बातचीत होती है। कई सवाल यहाँ पर होते हैं, आज उस पर भी चर्चा होगी। सवाल यहाँ पर यह कि जो अब राजस्थान में एक नई चर्चा की शुरुआत हुई है, और वो चर्चा ये कि क्या अब भरतपुर और धौलपुर बेल्ट या उस इलाके में या कहीं और राजस्थान में कहीं और क्या कोई गैंगवार की संभावनाएं तो नहीं है, क्योंकि मरने वाला कुख्यात डकैत जगन गुर्जर, उसके गुर्गे जाहिर सी बात है वो आज भी बाहर होंगे, और मारने वाला विष्णु जाट वो जेल में बंद है, लेकिन उनके गुर्गे आज भी बाहर होंगे। तो सवाल ये कि क्या यहाँ कहीं जातीय संघर्ष या गैंगवार, इस तरह की कहानी तो तैयार नहीं होने वाली। ये तमाम मुद्दे हैं। कई सवाल हैं कि आखिर जेल के जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको किसकी नजर लगी कि उनको वक्त पर जेल प्रशासन देख नहीं पाया और इतना बड़ा कांड हो गया। बहरहाल आज तमाम इन मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी भी हैं, और जोशी जी जो तमाम तरह का अनुभव रखते हैं, पुलिसिया भाषा में देखा जाए, माना जाए तो हर तरह की जानकारी है कि कहाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जोशी जी, बिना अब कोई भूमिका, बहुत सीधा सा, जेल में जो जगन गुर्जर का कत्ल हुआ, कहानी जो कही गई कि वहाँ पर एक गमछे से उसे मार दिया गया, पता ये भी लगा कि उसको बिठाया गया, गमछे से गला घोटा गया, पीठ पर दोनों घुटने लगा दिए गए जिससे वो ऑब्जेक्शन ना कर सके, और चीज ये भी निकल कर आई कि मारने वाले ने इस कंफर्मेशन करने के लिए कि ये कहीं जिंदा ना रहो, उसको दोबारा उसका गला दबाया। अब इन तमाम तस्वीरों को, हालातों को देखते हुए आपका पुराना अनुभव क्या कहता है? देखिए प्रदीप जी, जो अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जिन बातों का पता चला है, ये कोई साधारण हत्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि जगन गुर्जर इतना कमज़ोर भी नहीं था और विष्णु इतना ताकतवर भी नहीं था कि वो जगन गुर्जर के ऊपर होश हवास में रहते हुए और उस पर वो वारदात कर सके। देखिए, सीसीटीवी के ऊपर टूथपेस्ट लगना और जगन गुर्जर का मरने से पहले हाथ पैर नहीं चलाना या विरोध नहीं करना, ये प्रदर्शित करता है कि कोई ऐसी बात जरूर हुई है सुबह से लेकर मृत्यु तक, जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से जेल वालों को तो होनी चाहिए। कारण ये है कि जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो जो कंट्रोल रूम है इसका, जेल का, वहाँ उनके टीवी में सारे सीसीटीवी की दिनचर्या आती रहती, कौन कैदी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब जैसे नाश्ते के समय में इनका झगड़ा हुआ था सुबह आपस में, तो वो भी इन लोगों को पता है कि हुआ है झगड़ा आपस में, तू में। फिर ये लूडो खेल रहे हैं तो लूडो खेलते भी देखा है, तो ये सीसीटीवी से तो देखा है, ये बात जेल वाले कहते हैं। अब उसके बाद में फिर टूथपेस्ट लगना आ गया, तो टूथपेस्ट लगने के बीच की क्या प्रक्रिया रही
उस समय में ये दोनों आपस में कहाँ थे, सीसीटीवी कैमरा क्या काम कर रहा था, क्या जेल के प्रहरी उस समय में राउंड पे थे या नहीं थे। ये मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि हमारी जेलें जो हैं ये अपराधियों का एक गढ़ है, जो जिस तरह से अंग्रेजों ने समझ के बनाया था कि जेल सुधार गृह होंगे, लेकिन ये सुधार गृह नहीं है। आज के अखबार में भी है कि 2 अपराधियों को पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पे लिया है, उन्होंने जो है धमकियां दी थी, ये किया वो किया, और वो जेल से ले रहे हैं प्रोटेक्शन वारंट में, जयपुर जेल से। तो जेल के अंदर बैठ करके गैंगवार चलाना ज़्यादा आसान है, बल्कि बाहर चलाने में तो मरने का डर रहता है। तो क्या उनको वहां पूरी सुविधाएं मिल रही और हैं? वहां उनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं। आप देखिए कौन सी ऐसी जेल है जहां से मोबाइल काम नहीं करते हो। ये दिखाने के मात्र हमारे यहाँ जेमर लग रहे, हमारे यहाँ ये लग रहा है, हम ये लग रहे हैं, और भारी भारी तमगे के अधिकारी उनका सुपरविजन करते हैं, जेलों का करते हैं। लेकिन एक मामूली से मुलजिम, वो जो रबड़ पाइप होता है पानी का, उस पाइप को लगा करके चढ़ के जेल कूद जाते हैं, जयपुर की जेल, और पास में ही 50 कदम पर ही डीजी साहब विराजते हैं। मेरा कहना यह है कि हमें उस जेल मैनुअल और हमारे पास जो ये कानून है 1861 के, ये आप जरूर कह सकते हैं कि 2023 में परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन नहीं हुए हैं। ये पुरानी शराब नई बोतल में रख के इन्होंने प्रस्तुत कर दी। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि मार्च 26 में धौलपुर से जगन गुजर को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर शिफ्ट किया जाना, वहां पर पहले से ही विष्णु जाट का वहां पर होना, और दोनों ही भारी भरकम मुजरिम, बड़े बदमाश, और दोनों को एक साथ रखना, ये क्या देखिए प्रदीप जी, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है और कॉमन सेंस, इसमें कानून कुछ नहीं करता कि कोई 2 अपराधी गंभीर प्रकृति के, उनको एक साथ तो कोई रखता नहीं। हम भी अब जब थाने में किसी को बंद करते थे, अगर मान लीजिए 2 ऐसे हैं जो विपरीत विचारधारा के अपराधी हैं, उनको एक जेल में कैसे बंद कर देंगे? हम एक को जो है एक में करते थे, दूसरे को दूसरे में करते थे। तो ये दोनों अपराधी अगर एक ही कैबिन में इनको दोनों को रखा गया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, और ये बताएंगे कौन? ये जेल वाले बताएंगे। जेल से ये धौलपुर या वहां से शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट करने का कारण बताएंगे कि भाई किस कारण से शिफ्ट किया है। यहाँ जब उसका भाई यहाँ मौजूद है एक, तो उसको भाई के साथ रख देते, लेकिन उसके लिए कहते हैं साहब भाई से इसकी नहीं बनती थी। ये जो चीजें, अफवाहें जो उड़ी हुई हैं, ये अलग हैं, लेकिन जो सिद्धांत है वो ये है कि ये दोनों अपराधी एक जगह नहीं होने चाहिए। अगर इनमें जब सुबह कहासुनी हो गई और जेल वालों ने देख लिया तो अलग अलग करते, और जगह रखते इनको, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। और टूथपेस्ट लगना, भैया आदमी ने टूथपेस्ट क्यों लगाई? इसका मतलब यह है कि उसका मकसद था कि मैं इसकी हत्या करूंगा, और हत्या करूंगा, अगर ये विरोध करेगा तो क्या करूंगा, ये भी उसने तय किया है। ये सारी बातें करने के लिए वो अकेला उस चीज को सोच रहा है कि मुझे ये काम करना है, तो उसने किसी न किसी का तो सहयोग जरूर लिया होगा। जैसे मान लीजिए, मुझे जो शंका होती है, नाश्ते के समय या आपस में विकास सुनी हुई है, तो क्या नाश्ते के समय इसे कोई ऐसी चीज तो नहीं खिला दी गई जिससे इसका शरीर ढीला पड़ गया हो, मजबूत नहीं रहा? क्योंकि अगर ये मजबूत है, एनर्जी डाउन अगर हो गई, तब तो वो वार कर लेगा। और वो 5.5 फुट का आदमी, ये 6.5 फुट का आदमी, तो फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसकी उम्र 60 के आसपास है और उसकी कम उम्र है। लेकिन एक सीधा सा सवाल, जब सीसीटीवी की हम बात करते हैं, आज किसी भी सीसीटीवी कैमरा के करीब भी अगर आप जाएंगे, कंट्रोल रूम में जब लगातार उस कैमरे की मॉनिटरिंग हो रही है, आप उसके पास में जाएंगे, आप उस पर कपड़ा डालते हैं, आप उसको ब्लर करते हैं किसी भी वजह से, तो कंट्रोल रूम में जिसकी ड्यूटी लगी है उसकी नज़र भी वहाँ गई होगी। अब इसकी 2 ही चीज़ें, या तो उसने इस चीज़ को अवॉइड कर दिया देखकर, या उसे पता ही नहीं लगा कि कब क्या हुआ, तो उसने वहाँ लापरवाही बरती। यहाँ पर
सीसीटीवी का रिकॉर्ड रहता है। हम्म, अब ये चीज अखबार में तो आने नहीं देंगे। आप इनसे पूछ लो कि सीसीटीवी का उससे पहले हाँ, डीवीआर से बता दो बिल्कुल। ये कैसे लगाया गया है, पास में गया होगा, शक्ल भी आई होगी, लगाया कैसे है, और जब लगा रहा है तो उस समय में जगन गुजर कहाँ है? यस, वहां उस कमरे में मौजूद तो होगा। तो जब ये तो लगा रहा है और जगन गुजर नहीं है या कहाँ गया है, तो ये तो जेल वाले ही बताएंगे। और जगन गुजर अगर और ये चीज देख लेता है। यहाँ पर ये भी चीज निकलती है ना कि जब दोनों ही अगर एक बैरिक में है और अगर एक व्यक्ति उस कैमरे को छुपाने की कोशिश कर रहा है, हाँ। तो दूसरे व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? मैं यही कह रहा हूं ना कि इस चीज की जानकारी जेल प्रहरियों की है और उनको है किसी भी सूरत में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब तक कोई खुदा न खास्ता बड़ा काम नहीं हो जाता, तब तक न तो सरकार चेतती है न जेल प्रशासन चेतता है। अब कारण ये है, अपराधी है, मर गया, एक निमट गया और एक जेल में परमानेंट रहेगा, तो पुलिस या प्रशासन सोचता है, उन्होंने कहा यार ये काम फ्री हुआ चलो। लेकिन ये फ्री नहीं हुआ है, ये इशारा करता है अपराधियों को कि इस प्रकार से अपराधियों को मारा जा सकता है। और इस प्रकार की घटनाएं पिछली बार हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, जेलों में होती आई है। और कल परसों भी यहाँ जयपुर जेल में झगड़ा हुआ है। बीकानेर जेल में हाँ। तो बलबीर बानूड़ा को मारा गया हाँ। था, वहां पर फायरिंग हुई थी। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि देखिए, जांच होने के बाद में ये सार्वजनिक होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर जांच सार्वजनिक होती है तो आम नागरिकों को भी पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब ये सार्वजनिक करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो पता चलेगा नहीं। तो मेरा कहना यह है कि सीसीटीवी कैमरे पर जो बैठने वाला व्यक्ति है या उसका डीवीआर है, उससे ये आपको आभास हो जाएगा कि ये प्री प्लान्ड किया हुआ है अथवा नहीं। और प्री प्लान्ड किया हुआ है तो जरूर उसको, अब जैसे उसका विसरा है, ये है, वो सारा मेडिकली उसका लेना चाहिए। लेंगे तो पता चलेगा कि इसको कोई चीज खिलाई गई है या नहीं खिलाई गई है। और मैं समझता हूं कि एक गमछे से जो व्यक्ति मरने को तैयार नहीं है, उसको एक गमछे के माध्यम से नहीं मारा जा सकता। और मारेगा, वो गमछा डाला तो उसने पीछे से डाला, जैसा अपन अखबार में देखते हैं, वो बताया है, जिसने बताया जैसा है। परंतु क्या एक्चुअल में हुआ है उस समय, और वो जरूर सीसीटीवी कैमरा बताएगा। बिल्कुल वो बताएगा। अब थोड़ा जेल से बाहर आ जाते हैं, और अब ये इस घटना के बाद का जो माहौल बना, अब क्या लगता है कि अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि इनके लोग तो बाहर तो हैं, बहुत लोग बाहर हैं, ठीक है, उसके दोनों तीनों भाई या चाचा या जो भी हैं वो लोग अंदर हैं, तो वहां पर विष्णु के लोग भी बाहर हैं, जगन गुजर के लोग भी बाहर हैं। क्या संभावनाएं लगती है, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप क्या मानते हैं? आपको लगता है कि कुछ माहौल में अब कुछ गर्माहट होगी यहाँ पर? देखिए, कोई भी गैंग हो आपस में, जहां भी गैंगवार होता है, ये रुकता नहीं है। बाहर हो चाहे अंदर हो, ये चलता रहता है। ये तब तक चलता है जब तक उनके मुख्य किरदार नहीं मारे जाएं। जब मुख्य किरदार मारे जाते हैं तो ये चीज रुकती है, अन्यथा नहीं रुकती। अब इनके दोनों के जो मुख्य किरदार हैं वो जिंदा है। मुख्य किरदार इसके जो भाई हैं, पान सिंह है, वो दूसरा है, ये जिंदा है। विष्णु जिनके साथ मिलकर के कुलदीप जकीना के हत्या की गई है, वो अकेला तो था नहीं, और पत्नी कोमेश ने भी सीधे तौर पर चुनौती दी है। तो चाहे वो पत्नी डायरेक्ट न करे, लेकिन इनडायरेक्ट तो हो ही सकता है। दूसरा इसका लड़का है, वो भी मजबूत है, जवान है। तो अगर ये आभास हो गया कि इसको, ये जो चीज बताई गई है टीवी में और अखबारों में, ये एक नॉर्मल चीज है कि भाई वो उसको छेड़ता था, उसने बता दिया, मेरे पे टोंट करता था, फलाना करता था, ये चीजें इसमें बताई गई। लेकिन इसके अन्यथा कोई दूसरी बात है तो प्रदीप जी समझ लीजिए कि फिर कहीं न कहीं या तो जेल में ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेल अजमेर जेल है या जयपुर जेल है तो ये बहुत बड़े कोई तुर्रम खां वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो अजमेर जेल में भी कोई ये वारदात कराई जा सकती है। वहाँ भी तो दुनिया भर के अंदर गैंगस्टर बंद है, वहाँ वो अजमेर जेल में दुनिया भर के बदमाश हैं। तो अगर मान लीजिए इनके संपर्क किसी से, वहाँ मिलने दुनिया भर के लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, ये अगर किसी ने वहाँ जेल में ही सेटिंग कर दी तो कोई जरूरी है कि विष्णु जी महाराज जिंदा रहे? कोई पता थोड़ी है।
तो इसलिए बदमाशों के इस प्रकरण में पुलिस को सावचेती बरतनी चाहिए और सही बात को सामने लाना चाहिए कि भाई विष्णु ने क्यों मारा, क्या विष्णु को किसी ने इस बारे के अंदर कहा है, क्या उसको ये कहा गया है कि तेरे को ये काम करना है, क्या किसी ने किसी को किसी बात की कोई सुपारी दी है। ये जांच कौन करेगा? ये जांच एयर कंडीशन में बैठने वाले नहीं कर सकते। ये जांच वही कर सकते हैं जो इस प्रकार के अपराधियों के बीच में रहे हों, ऐसे अधिकारी जिनको इन अपराधियों के अपराध करने के तरीकों की जानकारी है और इस प्रकार के पुराने प्रकरण जो हैं, जो अजमेर में हुए हैं या जयपुर में हुए हैं या क्योंकि भरतपुर में हुए हैं। अभी केवल यही चीज आ रही है कि वो टॉन्ट करता था, लेकिन खाली टॉन्ट करने पे और इतना ज्यादा मार्च से लेकर और अब तक पिछले 3-4 महीनों में, और अचानक से सब कुछ होता है, सुबह नाश्ता होता है, खेलते हैं, साथ बैठते हैं, और फिर अचानक से घटनाक्रम हो जाता है। लेकिन हाँ, आज जो चीज़ आप कह रहे हैं कि पुलिस को सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी होता है। आप धौलपुर इलाके में भी रहे हैं, क्या सोच और क्या मूड होता है खासकर चंबल को अपना ठिकाना बनाने वाले लोगों का? देखिए प्रदीप जी, चंबल का जो बीहड़ इलाका है वो ऐसा इलाका है कि उसके अंदर गहरी गहरी खाइयाँ हैं, टीबे बने हुए हैं और झाड़ें उगी हुई हैं, लेकिन वो एक ही तरह की हैं। अगर आप वहाँ जाओगे, एक बार चले गए तो वापस आप निकल के बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास उस जंगल के जो चिन्ह होते हैं, जैसे पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, ये इनके गाइड करने वाली चीजें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए एक पक्षी ने किसी पेड़ के ऊपर बसेरा कर रखा है, तो वो रोज वहां बोलता है। अब एक अपराधी वहां से निकला, उसको पता है कि इस पे बोलता है। अब अगर उसको वापस आना है तो वो उस पेड़ को देखेगा और उस पेड़ से होता हुआ वापस आएगा। अगर वो पक्षी बोल रहा है तो वो कहेगा कि मैं करेक्ट आया हूं, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का ज्ञान हमारी जो पहले की पुलिस थी 50 साल पुरानी, उस पुलिस को तो था। आज की पुलिस को नहीं। आज की पुलिस को बिल्कुल नहीं है। पहले की पुलिस के पास, मैं ऐसे ऐसे पुलिस अफसरों को जानता हूं, जब मैं नौकरी में आया था तो उनका अंतिम समय था, उनके पास पूरे राजस्थान के अपराधियों की लिस्ट थी, बायोडेटा था, फिंगरप्रिंट थे, पैरों के चिन्ह थे, उनकी शक्लें, उनका मतलब, और मॉडस ऑपरेंडी, मतलब जहां भी वारदात होती थी उन लोगों को बुलाया जाता था कि ये वारदात हुई है, इसको देखिए, ये किस अपराधी ने किया है। ऐसे एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी हैं जिनको मैंने देखा है। यानी और आज उनकी वो तो कमी है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। आप कहीं अपराध हो जाता है तो सबसे पहले थाने पूछते हैं सीसीटीवी की फुटेज लाए जे गई, तो भाई सीसीटीवी की फुटेज लाए जे तो फिर तो अपराधी भी यही ले आओ, क्योंकि पहले के दौर में ना सीसीटीवी फुटेज थे, ना आज के टेक्नोलॉजी के मोबाइल हुआ करते थे। और आप देखिए कि इन दौरों में पहले पुलिस के पास वाहन नहीं थे। मुझे ध्यान है जब मैं कोई 4-5 साल का था तो हमारे पिताजी पुलिस में थे, थानेदार, तो ऊंट था हमारे पास। ऊंट पे हमारे पिताजी जाया करते थे, एक सिपाही और वो पीछे बैठते, सिपाही ऊंट को चलाता था और जाते थे। और इसी प्रकार से इन दौरों में जो अपराधी थे ये उस समय में घोड़ों का प्रयोग किया करते थे, और पुलिस के पास भी होते थे। पुलिस के पास अभी मैं जब, आप तो 84 की बात बता रहा हूँ, जब मैं गढ़ी बाजना, जो भरतपुर जिले का जो धौलपुर का इलाका है, वहाँ गढ़ी बाजना SHO था, तो मेरे गांव में जाने का कोई साधन ही नहीं था। जीप जा नहीं सकती, जीप एलोटेड नहीं थी, तो ट्रक में बैठ के जाते थे, क्योंकि ट्रक चढ़ जाता है पहाड़ पे, तो हाफ बॉडी ट्रक में जाते थे, उसी में सिपाही बैठ के जाते थे, उसी में हम। और अगर कोई ऐसी बात हो गई तो 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो उस समय की पुलिसिंग में और इस समय की पुलिसिंग में अंतर बहुत है। अच्छा, अपराधियों में अंतर आ गया। ये जो जगन, जिस तरह के वहाँ अपराध होते थे, ये वो अपराध होते थे जो जैसे खानें थी पत्थर की, तो पत्थर की खानों में खनियां काम करते थे, तो ये जाकर के खनियाओं की ठुकाई करते थे। अगर मान लीजिए सेठ साहूकार जिसकी खान है, उसने पैसे पहुंचा दिए कि भाई फलानी जगह मेरे ये पैसे पहुंचा देना, तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वो कर देते थे। नहीं तो फिर मुनीम को पकड़, तो इसको कहते थे पकड़। तो पकड़ जब हो गई तो पकड़ को छुड़ाते थे।
प्रदीप जी, जब पकड़ कैसे छूटती है, तो पकड़ कोई ऐसे नहीं छूटती। पकड़ तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी, कौन पहुंचता है, कैसे वहां तक पहुंचा जाता है, यही तो राजनीति है कि अपराधियों को जैसे छूटे। आपने देखा ये 2000 जगन जो है 2001, 2009, 2018 4 बार चार बार सरेंडर हुआ। बिल्कुल। तो क्या ये सरेंडर किसके माध्यम से हुए? किसी राजनेता के माध्यम से तो हुए होंगे। तो ये जो पकड़ छूटती थी, तो पकड़ भी ऐसे ही छूटती थी। कोई सरपंच है, पंच है, कोई किसी का रिश्तेदार है, किसी के माध्यम से। यानी कुल मिला के सियासी कहानी भी इसमें जुड़ी हुई है। देखिए प्रदीप जी, मैं आपके टीवी चैनल पे कहता हूं, बिना राजनीति हस्तक्षेप के अपराधी जिंदा नहीं रह सकता। अपराध तभी करते हैं ये जब इनको पीछे से सपोर्ट होता है। तो अब सवाल वापस से हम वहीं आते हैं, जो चीज आप कह रहे हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में जो कहानी रची गई, कहानी लिखी गई, यहाँ लगता है अगर शॉर्ट में आप देखें कि क्या कोई सियासी मायने लग रहे हैं आपको? क्यों नहीं? जिस तरह से किसी एक थानेदार का वर्चस्व होता है इलाके में, हमारे समय में थे एसपी थे नारायण सिंह भाटी, ये अगर वो चले जाया करते थे धौलपुर बाड़े तो डकैत भाग जाया करते थे डर के मारे। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम लगातार चल रहा है, लेकिन ये क्या है, उसका जो तरीका है, उसका जो मॉडस है, वो चेंज हो गया है, आधुनिक हो गया। हाँ, वो आधुनिक हो गया है। तो अब जैसे मान लीजिए किसी को शय और मात देनी थी, तो यही माध्यम था कि किसको तो शय देनी है और किसको मात देनी है। अगर मान लीजिए इसके अंदर किसी का स्वार्थ है और इसमें किसी का इस तरह की बात थी कि ये बहुत जरूरी है हमारे राजनीतिक जीवन के लिए, हमारे राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए, तो इस प्रकार की चीजें होना स्वाभाविक है। और ये जेलों में ही क्या, ये तो बाहर भी हो जाती है। तो ये चीज जो हुई है, इस चीज के पीछे मुझे जो लगता है ऐसा है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका जो घटनाक्रम की जो क्या है इसके पीछे का, ये आएगा जरूर सामने। और ये उस समय जब आ जाएगा, जब इसके बाद में जो वार होगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जो जगन गुर्जर के मर्डर की जो कहानी लिखी गई, इसके पीछे सियासी रणनीति है या कोई जेल प्रशासन की मिली भगत है, लापरवाही है, तमाम जो एंगल है, जाहिर सी बात है सवाल उठने लाजमी है। हर व्यक्ति सवाल करता है, सवाल करने का अधिकार है। लेकिन जैसा कि जोशी जी का कहना है कि आने वाले वक्त में कुछ समय बाद ये पूरे माहौल के पीछे की कहानी क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी, वो भी सामने आएगी और बिल्कुल आनी भी चाहिए। क्योंकि जिस जगह के लिए कहा जाता है कि वहां पर बिना इजाजत परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां कुछ नहीं होता और बड़ी महफूज जगह मानी जाती है, वहां पर राजस्थान की कई जेलों में पहले भी और ये भी जो कत्ल की और मर्डर की जो कहानी लिखी गई, वो वाकई काफी हैरान करती है। बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में और क्या चीजें निकल कर आती है। जांच चल रही है, जांच में और क्या होता है कि क्या एक केवल छोटे से विवाद की वजह से यहाँ पर मर्डर हुआ, या कोई प्लानिंग थी, कोई सुपारी दी गई थी, या क्या तैयारी थी। और सीसीटीवी फुटेज पर जब टूथपेस्ट लगाया गया तो उस समय जगन गुर्जर कहाँ था, क्या उसकी नजर नहीं पड़ी, या उसे कोई शक नहीं हुआ हो कि कहीं उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। बहरहाल इंतजार करते हैं जांच का। जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। मुझे अच्छा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।